हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से यह सोच रहा हूं कि आपको कैसे अच्छे अच्छे ऐसे प्रश्न करवा दे जो आपके एग्जाम में 100% आए, है ना। उसी क्रम में हमको आज जब हम पढ़ रहे थे तो हमें लगा, जब हिंदी पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि हिंदी में जो निबंध आते हैं ना, उनके बारे में बात किया जाए। तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे निबंध पढ़े जो लग रहा था कि नहीं आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हमें लगा वह लगा दहेज प्रथा। दहेज प्रथा यानी डोर सिस्टम, जो इस बार एग्जाम देंगे वह तो जरूर करेंगे और जो अगले बार एग्जाम देंगे वह भी जरूर ही करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आज जो मैं इस दहेज प्रथा निबंध में जो ऐसे शब्द का मतलब जो भी शब्द का हम प्रयोग करने वाले हैं, वाकई एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए, अगर इन शब्द का उपयोग और इन चीजों को अगर याद करके अगर कहीं बोलते भी है ना दहेज प्रथा के बारे में, तो यकीन मानिए जो लोग सुनने वाले हैं वह आपको देख करके ताली पीटते रहेंगे, गड़गड़ाहट ताली की आपको सुनाई देते रहेगा, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे से हम आपको बताने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हम अगले जो निबंध लेकर के आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा और आप उनको अच्छे से नहीं देख पाइएगा, और हो सकता है कि जो हम अगले बार लेकर के आए वही आपको एग्जाम में पूछा जाए, है ना। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, यानी बेल बटन जो होता है उनको आप बिल्कुल ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको इनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और आराम से आप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दहेज प्रथा होता क्या है ना। दहेज प्रथा होता क्या है? तो जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। हम सब जानते हैं कि गांव घर में जब भी शादी होता है तो जो संपत्ति विवाह के समय या विवाह से कुछ दिन पहले भी वधू मतलब दुल्हन के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है, उसे दहेज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? कितना सिंपल है। ऐसे ही आप अगर लिखते हैं और ऐसे ही अगर बोलते हैं तो यकीन मानिए आप अच्छे से, जो सुनने वाले लोग हैं ना, वाकई ताली पीटते ताली बजाते रह जाएंगे, है ना। एग्जामिनर को छोड़ दीजिए, जो चेक करने वाले हो तो खुश हो जाएंगे। फिर से एक बात सुन लेते हैं। जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है उसे दहेज कहते हैं। और दहेज लेने या देने की प्रथा को दहेज प्रथा कहते हैं, है ना। बहुत आसान सा फिर से, कि जो संपत्ति विवाह से वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है उसे दहेज कहते हैं, और दहेज लेने देने की प्रथा को क्या कहते हैं? दहेज प्रथा कहते हैं। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है जो कि समाज के आदर्शवादी होने पर सवाल या निशान लगा देता है। बात समझ रहे हैं? कितना अच्छा शब्द है, सोचिए। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है जो समाज के आदर्शवादी होने पर सवाल या निशान लगा देते हैं, है ना। जो समाज ये कहते हैं कि हम बहुत आदर्शवादी है, अगर उस समाज में ऐसी कोई प्रथा है तो वह समाज वाकई आदर्शवादी नहीं हो सकता। यही निशान, यही सवाल उस पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया है। चलिए अब हम समझते हैं कि इसके संबंध में, यानी दहेज प्रथा के संबंध में हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पहले के लेखक हुआ करते थे, उनके विचार क्या है, उनका विचार क्या है, और हमारे जो हिंदू समाज की परंपरा उनके बारे में, इनकी क्या सभ्यता है, भारतीय समाज प्राचीन जो भी है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं ना। तो चलिए पैराग्राफ लेकिन आप चेंज कर लेंगे लिखते वक्त, अब जो हम बताने वाले हैं। प्राचीन हिंदू विधि के रचयिता मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में, मनुस्मृति में ग्रंथ का नाम है, उसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है, और उन्हीं में से एक है आसुरी विवाह। समझ रहे हो? आसुरी विवाह, जिसका उल्लेख करते हुए
मनु ने लिखा है कि यदि विवाह के अवसर पर वर को वधु के माता पिता धन देते हैं तो वह आसुर विवाह कहलाता है। अब सोचिए 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 सोचिए, हम लोग कौन सा विवाह कर रहे हैं? आसुर विवाह कर रहे हैं, आसुरी विवाह। आप सोच सकते हैं इंसान होकर के, मानव होकर के हम लोग आसुरी विवाह कर रहे हैं। धत तेरी के, ऐसे विवाह भी करना चाहिए क्या? सोचिए ऐसे कितना मतलब लग रहा है क्या? अब तो सच में ही लग रहा है क्या ये तो हट जाना चाहिए समाज, है ना। और जो हमें लगता है कि जो लड़कियां अगर सुन इस चीजों को देख रहा हो तो वो तो कह रहा होगी सर मेरे पक्ष में बोला। हाँ बाबू तुम्हारे पक्ष में ही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम चाहते भी है कि दहेज प्रथा जो है ना ये खत्म हो जाए, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। मतलब साफ स्पष्ट लिखा है मनु अपने स्मृति में, यानी अपने ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाह, उसी में से जो उन्होंने उल्लेख करते आसुरी विवाह का जो उल्लेख किया है उसी में आप बताया यदि जो वधु जो होते हैं दुल्हन, उनके माता पिता अगर किसी को धन देते हैं वर के परिवार को या उनके माता पिता को, तो वह विवाह ही कहलाता है आसुरी विवाह, आसुरी विवाह कहलाता है। अर्थात प्राचीन भारतीय समाज में भी दहेज प्रथा को है समझा जाता था। मतलब प्राचीन बात करें तो उस समय भी हमारे समाज में ना ये सामाजिक जो प्रथा थी दहेज प्रथा, उस समय भी इनको गलत नजर से ही देखा जा रहा था। लेकिन अभी देखिए क्या गर्व से सीना ठोक कर रहता है, और अपने बेटे को इतना पढ़ाए हैं, ये पढ़ाए हैं, वो पढ़ाए हैं, यहां पढ़ाए वहां पढ़े। रे भैया पढ़ाई हो तो अच्छी बात है ना, आपकी बेटा काबिल, इसमें दहेज लेने की क्या बात है? उनकी बेटी क्या मूर्ख है? उनकी बेटी क्या गौर गणेश है क्या? आप जयपुर मतलब इतना दहेज खरीद रहे हो क्या? ऐसे समाज ऐसे लोगों को ना जूता लेकर के मारना चाहिए भाई। सॉरी माफ कीजिएगा अगर मान लेते हैं अगर किसी को ठेस पहुंचा रहा हूं, मतलब कब क्या करे गुस्सा में आ जाते, मतलब कभी कभार तो ऐसे सोच करके ना मैंने में इतना सारी बातें आ जाता है ना, लगता है क्या पकड़ पकड़ के पीटे, है ना। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, बात की बात रहे। अब हमारे प्राचीन की बात, भारतीय समाज की बात करें तो आपने देखा कि इसको पहले भी है समझा जाता, लेकिन फिर अगर समझा है जाता था तो ये शुरू कब हुआ? अरे भैया शुरू तो किस कारण से हुआ है, अब उनको समझते हैं ये कब से। अभी पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल, है ना। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप चीज को समझिए, ठीक है समझता। भारत में दहेज प्रथा को वास्तव में मध्य युग की देन माना जाता है। मध्य युग की, प्राचीन भी नहीं और ये अभी की भी नहीं, और ये मध्य युग की देन माना जाता है। मध्य युग में ऐसा क्या शुरू हुआ कि दहेज प्रथा एक आरंभ हो गया, है ना। बड़े बड़े राजघरानों में कन्या की विदाई के समय दहेज देने की प्रथा आरंभ हो गई, है ना। मतलब ये मध्य युग की जो बात है इसमें ही जब बड़े बड़े राजघरानों में कन्या की विदाई देने के समय दहेज प्रथा की आरंभ हो गई और धीरे धीरे यह समाज के हर वर्ग में फैल गई। अब राजघराने में ऐसी प्रथा चल गया हो तो गांव समाज में करेगा क्या? एक बात बताइए, अगर आपके आसपास अगर मान ले तो कोई रुपया पैसा वाला हो, अगर वो जैसा चलना चाह रहा हो, हम समझते हैं कि समाज के लोग भी उसके देखा देखी करना चाहता है ना। और राजघराना में इसी प्रथा चलना शुरू हो गया तो लोग तो करना शुरू करेंगे ना, और वही देख देख करके इधर के लोग जो है ना, जो हर वर्ग के जो समाज थे उनमें फैल गया, और वो उन्होंने भी क्या किया, दहेज लेने लगा, है ना। लेकिन बात यह नहीं थी कि दहेज पहले दिया जाता था, उनका मर्जी होता था, वह भी उपहार स्वरूप। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इनका एक तरह से व्यवसायीकरण हो गया, समझ रहे हो, इनका व्यवसायीकरण हो गया। अब ये मांग करके लेता है, अगर नहीं देता है तो नहीं करेंगे शादी, है ना। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, हम आपकी इसमें सब चीजें के बारे में चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल समझिए। चलिए इनका पैराग्राफ चेंज करते हैं और फिर आगे समझते हैं। लेकिन यह समय के साथ हमारा सामाजिक परिवेश बदलता गया। शुरू में उपहार स्वरूप दान देने की इस प्रथा को, है ना, फिर सुनिए, लेकिन समय के साथ हमारा सामाजिक परिवेश बदलता गया। शुरू में उपहार स्वरूप दान देने की इस प्रथा को, आप सुन रहे हो, जो पहले उपहार स्वरूप दान देने की प्रथा था उनका व्यवसायीकरण हो गया, है ना।
अब अगर व्यवसायीकरण होगा भैया तो ये तो चीजें हैं ना, वो मांगेंगे ही ना। लोग सबको व्यवसायीकरण से, बिजनेस से जोड़ रखा है हर चीजों को, तो भैया कहां जाएगा? उनको तो हक है मांगना, लेकिन क्या करोगे? ऐसे आदमी को ना पकड़ के थूड़ देना चाहिए भैया। चलिए जाने दीजिए, उनके ऊपर आ गया। आए दिन में दहेज हत्याओं या फिर घरेलू हिंसा से जुड़े समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। यही कारण है कि निर्धन परिवारों में कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं अधिक बढ़ती जा रही है ना। अब परिवार जो मतलब लवर परिवार है, जो नीचे जो जिनके पास इतना रुपया नहीं है कि अपनी बच्चियां का अच्छे घर में शादी कर सके, उतना रुपया देकर, देश देकर के, वो अक्सर क्या करते हैं कि जब उनको पता चलता है कि लड़की होने वाला है तो कई बार वो भ्रूण हत्या करते हैं, मतलब घर में ही उनको मार देते हैं, या फिर बहुत सारे तरीका से उनको, किसी भी तरीका से उनको चाहते हैं कि उनको मार दे, ताकि ऐसी समस्याओं से मतलब ऐसी समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, भागना ना पड़े और ऐसी समस्याओं से जूझना ना पड़े। ठीक है, अधिक बढ़ती जा रही, क्योंकि परिवार वालों को बेटी के जन्म से ही उनके ब्याह की चिंता होने लगती है, उनके ब्याह की चिंता होने लगती है। तो ये रहा कुछ चीजें जो ये समझाते हैं कि बेटी यानी दहेज प्रथा कहते किसको हैं, और इस पर हमारे जो प्राचीन की बातें हैं, जो हमारे लेखक थे, उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, उन्होंने इनके बारे में क्या सोचते हैं, और ये कब की देन है और ये कैसे शुरू हुए, ये सारी चीज हम आपको बता दिए। अब अगर हम आते हैं कि हमारे जो सरकार है ना, हमारे जो सरकार है, उन्होंने इस प्रथा को लेकर के, इस प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी कानून लगाए, अगर इनके बारे में भी चर्चा करते हैं ना, तो देखने वाला है या जो सुनने वाला है, जो कॉपी चेक करने पर, तो वो बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे। क्या बात है, वो आपका एक मार्क भी नहीं कटेगा। लेकिन आप याद रखिए, हर्षिका दुर्गिका में आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, बाकी आप इस चीजों को लिख दीजिए, आपको जितना मार्क है ना तो बिल्कुल मिलेगा, है ना। चलिए देखते हैं, सरकार ने दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, खत्म करने के लिए कई कानून बनाए, जैसे दहेज निषेध अधिनियम, कानून का नाम है दहेज निषेध अधिनियम, जो 1961 में सबसे पहले लाया गया था, जिसके अनुसार दहेज लेने या देने में लिप्त पाए जाने पर 5 वर्ष तक की कैद और 15,000 रुपया तक का जुर्माना का प्रावधान है। यह 1961 की बात है दोस्तों। अगर अभी की बात करें तो, उस समय की बात करें तो 15,000 रुपया बहुत महंगा लगता था, और 5 वर्ष कैद, है ना, प्रावधान है। आज दहेज प्रथा का परित्याग करना समाज के लिए अति आवश्यक हो गया। अगर हम समाज, अगर दहेज प्रथा की अगर हम मान लेते हैं कि अगर बहिष्कार नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी समाज क्या हो जाएगा, इससे खोखला होते चले जाएगा ना। इसे कहते हैं कि आज दहेज प्रथा का परित्याग करना समाज के लिए अति आवश्यक हो गया है, जो हमारे समाज को भीतर से खोखला कर रहा है ना, जो हमारे समाज क्या कर भीतर से खोखला कर रहा है। तो आप इतना अवश्य लिखिए, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप इन चीजों को अवश्य कर लीजिए। अगर आप कहीं बोलते भी ना है तो यकीन मानिए सामने वाला तो पूरा, मतलब जो देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, वो पूरा गदगद हो जाएंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने किसी भी रिलेटिव के साथ, जो क्लास 12th के हो, 10th के हो, अदर जो भी इस बार 10th में गए हो या 9th में हो, सबके साथ शेयर कीजिए, है ना, सबके साथ शेयर कीजिए जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको आवश्यकता है इस निबंध की। तो आप इतना तो जरूर कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अभी तक देखें।